मीडिया नेटवर्क। मैं हूँ रूबी फरहत और आज बात पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति भवन और पीएम की निजी आवास के भीतर घुस गए और दोनों ही इमारतों को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि एक बयान के जरिए राष्ट्रपति गोटाबाया ने कहा है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, जबकि प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे ने भी अपना पद छोड़ने की बात की है। कुछ समय पहले देश से तमिलों और मुसलमानों को भगाने की बात हो रही थी और हमारे देश के नेता बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन के श्रीलंका में स्थापित किए जाने का दम भर रहे थे। लेकिन 2.5 साल में ही श्रीलंका इस हाल में पहुंच गया है कि राष्ट्रपति को चुपचाप देश छोड़कर भागना पड़ जाता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अब तक श्रीलंका को $3.8 बिलियन की आर्थिक मदद दे चुका है और फिर से एक लंबे चौड़े आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। आज इसी चीज को हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों बने हैं, आखिर इस हालात का जिम्मेदार कौन है और श्रीलंका के हालात से भारत को क्या सीख लेने की जरूरत है। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फजल साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ राजदूत केपी फाबियान साहब और इस पैनल का हिस्सा बनेंगे इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल जी। और हमारे साथ मौजूद हैं निधि बहुगुणा जी, जो रिसर्च फेलो हैं एशियन यूरेशियन ह्यूमन राइट्स फोरम की। आप सभी मेहमानों का हमारे पैनल में स्वागत है। फजल साहब, श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, वहां के राष्ट्रपति या वहां की जनता? फजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, unmute. फजल साहब, अब अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो अभी सुन रहे हैं शायद? जी, आपकी आवाज अच्छा जी। तो इधर श्रीलंका में तो हमारा जो राजपक्ष फैमिली है, खानदान, ये सब मुश्किलों का वही जिम्मेदार हैं। जब हमारा जो राष्ट्रपति जो गोटाबे राजपक्ष, जब वो इंतखाब हुआ, उसी वक्त से ये गड़बड़ बहुत तेज लग गई। अभी तो ताजा जब हालात वो क्या है वहां पर? ताजा हालात ऐसा है कि वो उतना गड़बड़ तो नहीं है, सिर्फ जो मुजाहरा करने वाले हैं वो सब उधर बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रपति के घर पे और प्राइम मिनिस्टर के घर पे और उसके सेक्रेटरीट में, वो तो वही बैठे हुए हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि जब राष्ट्रपति वो इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन करेंगे, तो वो राष्ट्रपति के घर छोड़ के चलेंगे मंदिर को। तो अभी तो हालात तो उतने गड़बड़ तो नहीं है। पॉलिटिकल बहुत बातें चल रही हैं ग्रुपों के साथ। ये प्रॉब्लम ये है श्रीलंका में, अब हमारे राष्ट्रपति जो गोटाबे राजपक्ष हैं, वो धमकी दे दी है, वो रिजाइन नहीं करेगा जब तक उन लोगों को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता बना दे। ये मुश्किल अभी राष्ट्रपति इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, फिर आगे विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है? वो तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वास्ते से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पूरा सुल्ता जो पावर सब प्रेसिडेंट ही पे है श्रीलंका में। बंसल साहब, आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ भी बदल नहीं किए ना। देखिए, जहां तक सवाल मेरा है वो ये है कि राष्ट्रपति कानूनन और संवैधानिक रूप से तो इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जिस तरीके का जन प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि उनका जो निवास है उस पर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, उनके कार्यालय में कर लिया है, प्रधानमंत्री के कर लिया है, और जहां तक दोष का सवाल है, जो श्रीलंका की अभी स्थिति है, उसके लिए काफी हद तक राजपक्षा परिवार का जो
प्रभुत्व था सत्ता के ऊपर वो काफी हद तक जिम्मेदार है। और इसलिए जो जनता का आक्रोश है वो भी राजपक्षा परिवार के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो भी नीतियां थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सही थी या गलत थी, कुछ हालात भी इस तरीके से बन गए कि वो सिचुएशन जो है और खराब होती चली गई। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डिसीजन था, वो वैसे मेरे ख्याल से निर्णय कोई बुरा नहीं था, लेकिन जिस समय वो निर्णय लिया गया, जबकि कोविड का टाइम आ गया, उससे पहले ईस्टर बॉम्बिंग हो चुकी थी, लोग जो पर्यटन और टेक्सटाइल्स, जो श्रीलंका की दो प्रमुख इंडस्ट्रीज थी, दोनों ही कोलैप्स कर गई। अगर आपको याद हो कि ईस्टर बॉम्बिंग के बाद पर्यटन काफी हद तक गिर गया, उसके बाद कोविड आया, तो पर्यटन के गिरने से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम हुई, तो श्रीलंका ने जो है आयात के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। आयात के ऊपर नियंत्रण करने से जो अपैरल इंडस्ट्री थी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आने बंद हो गए काफी हद तक, और उसके कारण जो अपैरल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण टी और राइस, जो इनके मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, वो कोलैप्स हो गए। अब ये जो निर्णय थे, गलत समय पर गलत निर्णय लिए गए, और उसके कारण आज रोष इतना ज्यादा है कि कल जो है खबर आई कि आज ही आई खबर कि गोटाबया राजपक्षा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनको जाने नहीं दिया गया। कल कर्मचारियों ने उनकी काफी नारेबाजी लगाई। बासिल राजपक्षे जाना चाह रहे थे, तो उनको भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने रोक लिया। तो इस तरीके का क्रोध है। पर जो चीज मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि राजपक्षा परिवार जिम्मेदार था काफी हद तक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर इस वक्त इस देश को आवश्यकता है एक जिम्मेदार एक्सपीरियंस्ड नेता की, नेतृत्व की। ऐसे वक्त में जब रानिल विक्रमसिंघे वहां के प्रधानमंत्री बने, तो उनके खिलाफ जो प्रदर्शन है ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी इस स्थिति में लाने के लिए नहीं है। वो जो कोशिश कर रहे हैं देश को इससे उबारने के लिए, और ऐसी मुश्किल हालात में समस्याएं तो होनी है, क्योंकि बिना पेन के श्रीलंका जिस हालात में पहुंच चुका है, वहां से निकलना असंभव है, क्योंकि जिस तरीके से वो डिफॉल्ट कर चुके हैं आर्थिक नीति पे, कोई सामान देने के लिए तैयार नहीं है। भारत जैसा परिवारवाद भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरह से परिवार के सभी सदस्य मंत्री पदों पर थे, तो वो परिवारवाद भी इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। अगर आप देखें कि पहले जब इनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षा राष्ट्रपति बने, चूंकि उन्होंने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उनको लगा कि जो अपार जन समर्थन है, उसके कारण उन्होंने एक तो निरंकुश सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, पूरी तरह से सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, और उसके बाद कई ऐसे निर्णय लिए गए। जब आप निरंकुश सत्ता को जमा लेते हैं, तो आपके निर्णयों का विरोध करने वाले लोग नहीं रहते, चाहे सही हो या गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके निर्णय गलत थे, पर वो जो अल्टीमेट एनालिसिस था, उसमें हमें वो जो निर्णय थे वो गलत ही नजर आए, और इसके लिए जो दोष है वो परिवार के ऊपर आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त जनता का आक्रोश इस कदर है कि वो सही गलत का फर्क नहीं कर पा रही। अब जैसे रानिल को भी हटाया गया, रानिल के घर पे आग लगा दी गई, अब किया जा रहा है कि एक ऑल पार्टी सरकार बनेगी। पर इस वक्त जब आप IMF से नेगोशिएट कर रहे हो, एक सर्वदलीय सरकार बना रहे हो, तो एक कंफ्यूजन ज्यादा बनेगा। आपको इस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड नेता चाहिए, ना कि एक नौसिखिया राष्ट्रपति जो कल आ जाए और कुछ भी उसको जानकारी ना हो आगे की। अभियान साहब, अगर देश में जो हालात अभी बन चुके हैं, तो क्या श्रीलंका में राष्ट्रपति बदलने से हालात बदल जाएंगे? ऐसा है, 2019 में श्रीलंका का जनता गोटाबया राजपक्षा को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में समर्थन दिया, और 2020 को जनरल इलेक्शन भी था, और श्रीलंका का वोटर मेरे ख्याल से एक ब्रदरोक्रेसी, मैं रिपीट करना चाहता है, ब्रदरोक्रेसी के लिए वोट किया। ये ब्रदरोक्रेसी डेमोक्रेसी को रिप्लेस किया, और सरकार ने बिना चिंता, बिना डिस्कशन, बिना इनपुट फ्रॉम द सिविल सर्विस, मैं श्रीलंका में था एज डिप्यूटी हाई कमिश्नर 79-82, इतना अच्छा सिविल सर्विस श्रीलंका का था, उससे बेटर मैंने कहीं भी देखा नहीं है। लेकिन इनपुट्स के बिना अगर पॉलिटिकल लीडरशिप निर्णय लेते हैं तो डिजास्टर होगा। हम सुना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उन्होंने वो किया क्यों?
ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करने के लिए? नहीं, उन्होंने किया। क्यों? टैक्स कट के बाद सरकार का ट्रेजरी बहुत एम्प्टी था, इसलिए फर्टिलाइजर इंपोर्ट के लिए फिनेंस नहीं था, इसलिए ऑलमोस्ट ओवरनाइट चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन। सो this is the गलत crux of the नीतियां देश problem. में लागू की गई, इस वजह से वहां के ये हालात हैं। And there was corruption. So the people of Sri Lanka wanted a change, and the 9th of July is the 14th of July, the Bastille Day in France for Sri Lanka people. And I agree, कुछ वायलेंस हुआ है, वो रानिल विक्रम सिंह का हाउस उन्होंने टॉर्च किया, ये ठीक नहीं है, लेकिन ऑन द होल इनका प्रतिषेध, उनका प्रोटेस्ट पीसफुल था। दूसरी बात है, रानिल विक्रम सिंह के बारे में, उनको सिर्फ एक सीट है पार्लियामेंट में, वो सीट भी उन्होंने थोड़ा गुलमाल किया है ना उनका पार्टी से। और दूसरी बात है कि वो राजपक्षा का अपॉइंटी है, इसलिए अटेंडेड है। तो अभी चाहिए एक ओल्ड पार्टी सरकार, और मेरा होप है, हमको प्रेडिक्ट कर सकता नहीं है, ये होगा। ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर जो लोग किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो लोग करप्ट है, तो क्यों उनको और बुलाना चाहिए? तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से एक सरकार होगा और IMF से बातचीत कर, लेकिन सवाल में ऑल पार्टी कैसे संभव हो पाएगी? क्या जो दूसरी विपक्ष की हैं, क्या वो पार्टियां सत्ता में आने के लिए तैयार हो जाएंगी? ऐसा है, ओपोजिशन ने एक कैंडिडेट को प्रपोज किया है, प्रेमदासा, ओके, एज प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल से वो राजपक्षा का पार्टी ये करना है, either they should join because it's a national emergency, or they should say they will support from outside. अभी पॉलिटिकल राइवलरी को जगह नहीं है। Now, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारा सरकार बहुत अच्छा किया। आपने कहा 3.8 बिलियन दिया, 3.8 या अच्छा, लेकिन हमारा सरकार को और ज्यादा कर सकता था। हमारा सरकार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करना का जरूरत था। मार्च में ये प्रोटेस्ट शुरू किया, हमारा सरकार अप्रैल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करने का जरूरत था। उसमें G20 प्लस चाइना को बुलाना था, IMF को बुलाना था, वर्ल्ड बैंक को बुलाना था, और श्रीलंका को अर्जेंट बेसिस असिस्टेंस देना था। और अभी भी सच ए कॉन्फ्रेंस कैन बी हेल्ड कन्वीन बाय इंडिया इन कंसल्टेशन विद श्रीलंका। निधि जी, चीन का इसमें क्या रोल है? एक ये चीज भी सामने आ रही है कि चाइना ने श्रीलंका को लोन नहीं दिया, बल्कि हिस्सेदारी की है, जो वहां पे पैसा दिया गया है उसके तहत ब्याज और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वहां पर कि लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। तो चीन का इसमें क्या रोल है, निधि जी? निधि जी, आप मुझे सुन पा रही? अनम्यूट। तो चाइना का तो ऑफ कोर्स रूम है जिस बारे में कम डिस्कशन होता है, पर अगर हम देखेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो राजपक्षा ने अपने एरिया में किए थे, हनुमानबटोटा में, वो सबके सब व्हाइट एलिफेंट्स थे और उनको फाइनेंस किया था चाइना ने। वो भी लोन थे, दे वर नॉट जस्ट अ एड। तो जो पोर्ट था वहां पे कोई कार्गो शिप्स नहीं आ रहे, वहां से उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। फिर वहां पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया जहाँ पे कोई आज तक मैच नहीं हुआ इंटरनेशनल। वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया गया, और ये बहुत कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, और वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए थे, और चाइना ने इसमें हेल्प बहुत करी। और
मुझे लगता है निधि जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। फजल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या श्रीलंका की स्थिति को भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति संभाल पाएगी? जी बोलिए, दोबारा बोलिए। जी, जी मैं बोलिए। पूछ रही थी फजल साहब, श्रीलंका की स्थिति को भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति संभाल पाएगी आगे जाकर के? हाँ जरूर, सिर्फ क्योंकि हम तो बहुत शुक्रगुजार है भारत के लिए। भारत की जो मदद हमें मिला था इसलिए हमने बच गए थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं कब तक ये चलेगा ना। हेलो जी जी, बंसल साहब, भारत में भी महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम पर है। ऐसे में क्या भारत को श्रीलंका से कुछ सीखने की जरूरत है? अच्छा, मैं फजल से पूछ रहे हैं आप? जी मेरे ख्याल से ये जो आप दोनों में जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि लेकिन सिर्फ पड़ोसी देशों पर जरूर फर्क पड़ता है जब किसी पड़ोसी मुल्क के हालात खराब होते हैं। समझिए, श्रीलंका के साथ समस्या ये थी, श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर था, लेकिन श्रीलंका अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। ये एक द्वीप है और जो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर काफी निर्भर था, विशेषकर पर्यटन के लिए, एक्सपोर्ट के एपरल्स के ऊपर, टी के ऊपर। तो श्रीलंका के लिए जो कुछ कमर्शियल कमोडिटीज थी, कुछ सर्विसेज थी, वो बहुत आवश्यक थी। भारत आज की डेट में जो एनर्जी के लिए है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं काफी हद तक। हमारा मतलब एनर्जी रिसोर्सेज भले ही ना हो, लेकिन और भारत का आज 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो डिफॉल्ट से तो हम बहुत दूर हैं, श्रीलंका डिफॉल्ट है। और ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जब डिफॉल्ट होता है तो ये बहुत ही गंभीर चीज होती है। जब आप डिफॉल्ट कर लेते हैं तो कोई भी आपको कोई भी चीज सप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं होता, दे नीड अपफ्रंट पेमेंट। और उसके लिए अभी आज श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। यहाँ पे मैं 2-4 चीजें और बोलना चाहूंगा। जो पहले, जैसे फेबियन साहब ने कहा कि रानिल गोटाबाया क्या कहते हैं राजपक्षा के अपॉइंटी है, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जब महिंदा राजपक्षा ने इस्तीफा दिया तो लीडर ऑफ अपोजिशन सजित प्रेमदासा को ऑफर दिया गया था कि आप टेक ओवर कर लीजिए, बट ही डिक्लाइन, क्योंकि हर आदमी जानता था कि इस मुसीबत की घड़ी में जो भी लेगा वो बदनाम होगा, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति ऐसी है कि वो आज नहीं, कल नहीं, करीब 1 साल बाद ही सुधर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ छोटे मोटे समय में स्थिति उभर सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा चुकी है। तो उसको अब वापस रिवाइव करने के लिए बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पे भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है, उसमें एक सबसे बड़ा जो कमी रह गई है वो ये है कि पुराने जमाने में हमारी तलाई मन्नार से धनुषकोटी के लिए हमारी फेरी सर्विस चलती थी, जिसमें ट्रेन चलती थी। मैं काफी समय से इस बात की वकालत कर रहा हूं कि तलाई मन्नार और धनुषकोटी के बीच में एक पुल बनाने की आवश्यकता है, जिसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ श्रीलंका को कनेक्ट करें, पाइपलाइंस कनेक्ट करें और लोग आ जा सके। अगर आज इस तरीके का पुल होता तो श्रीलंका को हम उबारने की स्थिति में होते। जो बिजली की कमी जो आज फजल साहब झेल रहे हैं वो झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि इंडियन ग्रिड वुड हैव सप्लाइड इट टू श्रीलंका। उसी तरीके से जो तेल की कमी है वो भी हम डायरेक्टली सप्लाई कर सकते थे। और तो और पर्यटक काफी बड़ी संख्या में जो आज भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा जाते हैं वो भारत से जाते हैं। तो अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाती, ब्रिज बन जाता, तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था श्रीलंका की, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि ये पुल नहीं बनाया गया। तो आज भी मेरा ये मानना है कि इस पुल की ओर पहल करनी चाहिए, उससे श्रीलंका के लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे चलकर दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा लाभ है। निधि जी, अभी जो वहां पर हालात हैं, आपने देखा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं, वहां पे बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ह्यूमन क्राइसिस को आप कैसे देखती हैं वहां? जी जी, बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। और आयरनी ये है कि वहां पे इंटरनेशनल गोल्फ स्टेडियम में टेस्ट मैच भी हुआ और श्रीलंका वो टेस्ट मैच पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया भी। तो एक तरीका बड़ा आयरॉनिकल है ये सिचुएशन। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि एक ट्रक ड्राइवर ही डाइड इन द क्यू, क्योंकि वो 10 दिन से गैस के क्यू में था और उसको पेट्रोल नहीं मिला। ही डाइड व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर दैट। सो इट्स दैट सिंबलाइजेस का कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। स्कूल बंद हो गए हैं, अब बच्चों का सोचिए कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पेपर नहीं है एग्जाम लेने के लिए, तो एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। वहां पे खाना इतना महंगा है कि ये नहीं पता लोगों को कोई कहाँ से वो खाना आएगा। और हमें ये भी समझना है कि 2011 तक वहां की इनकम डबल हो गई थी और वहां का ह्यूमन HDI सबसे हाई था और वहां पे बहुत खुशहाली थी। और वो ही लोग कुछ ही सालों बाद
इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि वहां पे उनको खाने को नहीं है, 15-15 घंटे पावर कट्स हो रहे हैं, गर्मी है, डू नॉट नो कि कल उनके लिए उनको गैस मिलेगी या नहीं, उनके फ्यूल होंगे या नहीं, वो अपनी कारें यूज कर सकते हैं या नहीं। और वहां पे जो नेवी है वो लोगों को दे नॉट इवन लेटिंग देम कहीं जा सके। तो जिस तरह से आलोक जी ने कहा था कि अगर हमारा एक सेतु होता, एक ब्रिज होता और हमारी कोई फेरी सर्विस होती, तो शायद हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, इनको मेडिकल हेल्प पहुंचा सकते हैं। इंडिया इतना कर रहा है, अब ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में तो हमको उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से इन्होंने बोला, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो वर्सन होगा। जो आर्मी है जी फाबियन साहब, ये जो श्रीलंका में सेना का जो अभी रोल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सेना सत्ता में आ सकती है? हालांकि ऐसा पहले कभी श्रीलंका में हुआ नहीं है, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए क्या सेना सत्ता में आ सकती है? Well, before I answer that question, I want to say a word about Rajapaksa. The protest started in March. If only by April, Rajapaksa had addressed the nation, sought forgiveness, adding that he would stop using his executive powers till a newly appointed all-party government would have restored the economy, to be followed by general election to the parliament and to the presidency, in which he would not contest. If he had done that, if he had said that, the course of history would have been different. Now, coming to Premadasa, he was, of course, offered, in a manner of speaking, the prime ministership. But with Rajapaksa holding the presidential powers and the parliament majority with his party, Premadasa had no chance whatsoever of delivering, and he would have been the scapegoat. So he did the right thing. Now, coming to your question. Well, anything can happen, but my belief is that army will not take over, that there will be an all-party government, and there will be talks with IMF. But as I said earlier, IMF will take a lot of time. You know, there's terribly red tape-ish. You know what I mean? That is why I said India should have taken the initiative, and India can still take the initiative for an international conference to urgently supply the urgently needed goods to Sri Lanka. IMF की तरफ से काफी लोन दिए गए हैं, लेकिन उनके भी कुछ रूल्स हैं अपने। अगर वो देश उनके IMF will give the loans, but only after certain conditions are met. One, rescheduling the debts. Two, structural adjustments, that is cutting down the price of cutting down the government subsidy. So, and three, a reasonably stable government. Without these conditions, IMF will not give. They do not give urgent loans. They deliberate and deliberate. That is why I said India should have taken the initiative, summoned China and the G20 and put them to shame. You know, this is what is happening. And let me ask you, why did not India raise this matter at Bali G20, where time was wasted by the Western powers in abusing Russia, and Lavrov walked out? Instead of losing time, they could have discussed in a creative way what to do for Sri Lanka. No, the leadership, international leadership is very, very, what shall I say, leaves much to be desired. जी फजल साहब, ये बाहरी देशों की तरफ से जो आर्थिक मदद की जानी चाहिए थी फजल साहब, वो की नहीं जा रही है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? समझा नहीं। बाहरी देशों को जो जिम्मा उठाना चाहिए था, आर्थिक मदद श्रीलंका की करनी चाहिए थी, आखिर क्या वजह है कि उनकी तरफ से पहल नहीं की जा रही है? नहीं, वो तो शायद शुरू में से वो लोग मदद कर रहे थे। भारत ने हमेशा श्रीलंका के साथ था। ओके, बहुत शुक्रिया। भारत के अलावा दूसरे देशों की तरफ से सर? नहीं, दूसरे देशों, देखिए, ये जब चाइना की तरफ वो ज्यादा माइल हो गया था गोटाबे, हमारा जो प्रेसिडेंट ने, तो वो कुछ गड़बड़ हो गया जो वेस्टर्न, जो अमेरिका वगैरह के लिए। तो इसीलिए एक्चुअली मुझे तो 2-3 बात बोलनी है इधर। देखिए,
जब प्रेमदास ने ऑफर किया था, गोटाबे ने प्रेमदास को प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो गोटाबे ने एक शर्त लगाई, प्रेमदास ने एक शर्त लगाई, आप बोलें कि आप कब इस्तीफा देंगे, कब रिजाइन करेंगे, तब तो हम इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टरशिप का हम ले लेंगे। तो वो तो रिफ्यूज किया, वो नहीं दिया था उसने, एक टाइम फ्रेम नहीं दिया था। उसके बाद जो रानिल ने उसको ले लिया प्राइम मिनिस्टरशिप को। देखिए रानिल वो गोटाबे या ये राजपक्ष जो फैमिली है उसका आरक्षा वो प्रोटेक्ट बना दिया, प्रोटेक्शन। इसलिए रानिल के साथ बहुत लोग बहुत गुस्से में हैं। सो आज तक देखिए वो सब तो बोलते हैं कि वो एक ही ग्रुप है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए श्रीलंका के लोगों ने रानिल को तो वो चाहते ही नहीं है, वो गोटाबे से ज्यादा वो इसका नफरत करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, श्रीलंका अपने पैरों से वो उठ सकते हैं क्योंकि उतना रेवेन्यूज है श्रीलंका के अंदर। ये करप्शन है ना, और वो ही ये इतने मुसीबत के, ये मुश्किल का जड़ है। दूसरी बात है, ये लोग क्या जो बुद्धिस्ट बौद्ध जो रिलीजन है उसको इस्तेमाल किया जो अकलियत के खिलाफ। तो उसी तरह वो गोटाबे ने प्रेसिडेंट बन गया। तो ये सब ये गड़बड़ के मूल हैं। तो फिल हकीकत श्रीलंका के लोग पढ़ लोग हैं, 93 और 95% पढ़ लोग हैं। सो वो पूरी तरह पूरा रेवेन्यूज हमारे पास है। हमें हिंदुस्तान को भी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं उतना रेवेन्यूज है हमारे पास। ओके, पूरे श्रीलंका में कहाँ भी आप चाहते हैं आपको कोई ये कल्टीवेशन कर सकते हैं पूरे श्रीलंका में। तो इसी तरह रेवेन्यूज है, लेकिन ये करप्शन और जो पोजीशन का या लीडरशिप का जो वो गड़बड़ चल रहा है, और इसी वजह से श्रीलंका इस ये इस सिचुएशन को गिर गया है। ओके, सो हिंदुस्तान ने तो पहले से ही से वो मदद कर रहे हैं हमें, इससे पहले से किया था, हमें तो बहुत ज्यादा ताल्लुक हिंदुस्तानी से था। तो जब रानिल ने गोटाबे को अपना जो हुकूमत वो सौंपा था, तो 8 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स हमारे सेंट्रल बैंक में था। ये क्या किया, एक दो बिजनेस वालों को खुश करने के लिए जो उसका जो रेट है 203 रुपये का रेट डॉलर का, सो उसको बराबर रखने के लिए वो डॉलर को बेचा। सो यही असल बात है श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो गिर जाने की बात। उसके बाद ही कोरोना आया था, कोविड-19, तो वो तो दूसरी बात है। लेकिन जब कुछ हमारे सेंट्रल बैंक में जो पैसे थे डॉलर्स, वो सब खर्च कर दिए। जी निधि जी, जो अभी हालात हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लोगों की बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि दुनिया के दूसरे देशों को भी आकर के उसपे आगे आकर के मदद करनी चाहिए श्रीलंका की? अभी तो एक्चुअली इंडिया है जो मेन है, इस समय तो इंडिया ही मेन है जो उनको इस समय हेल्प कर सकता है, और इंडिया पूरा हेल्प करेगा। और इंडिया ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो आर्मी नहीं भेजेगा, और वो कमिटेड है कि वहां पे डेमोक्रेसी रहे। और देश आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि हम सबसे पास है और हमारा सबसे आसान है उनको हेल्प करना, हम ही हेल्प करेंगे, और देश भी आएंगे जब एक थोड़ा स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा। तो ऑफ कोर्स इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लेट श्रीलंका फेल। बंसल जी, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि श्रीलंका के हालात के लिए रूस भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है उससे अनाज का निर्यात बंद होने की वजह से क्या श्रीलंका की स्थिति पर भी असर पड़ा है? देखिए, यही मैं कह रहा था, फजल साहब ने काफी कुछ कहा, लेकिन श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। मैं श्रीलंका का एनर्जी वो डिस्पोजिशन देख रहा हूँ, बल्क ऑफ एनर्जी जो है उनकी थर्मल पावर से होती है। थर्मल पावर के लिए आपको ऑयल को आयात करना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। LNG करें वो भी हो रहा है। खाना भी
आयात करते हैं। लेकिन अब जो है वीट और इन चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, तो उसका भी असर हुआ है। तो जो भी चीजें श्रीलंका इंपोर्ट करता था उसका असर हो रहा है। युद्ध के कारण और अन्य कारणों के कारण पर्यटन जो इनका मेन स्टे था वो चला गया। अब जहां बिजली नहीं है, जहां फ्यूल नहीं है, वहां कोई पर्यटक क्यों जाएगा? पर्यटक तो उस जगह को हमेशा अवॉइड करते हैं जहां कोई भी अशांति हो। पर्यटक वही जाना चाहता है जहां बिल्कुल शांत हो, स्थिरता हो, और वो आराम करने जा रहा है, वो कोई द्वंद्व में तो जाना नहीं चाहता। उसकी तो इच्छा यही है कि जो शांति जगह हो, जहां पे वो जाके एंजॉय कर सके, वहां जाए। तो पर्यटन रुक गया। अब क्या है कि इनके ऑर्गेनिक खाद्य के चक्कर में इनका टी प्रोडक्शन हाफ हो गया है पिछले जो पहले होता था। तो समस्याएं गंभीर हैं, चाहे सजित आए चाहे कोई आए, कोई भी भारत में भी इस तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, तो भारत को सीख लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, भारत के पास आज भी अनाज के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि हम चाहें तो अगर 1 साल तक कुछ भी ना हो तो भी हम लोगों को खिला सकते हैं। हमारे पास तो इतना अनाज है। वो तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है इस वक्त, वो सबसे ज्यादा। इनफैक्ट इस वक्त तो विदेश हमसे ये बोल रहे हैं, अमेरिका ये चाहता है कि भारत अनाज को निर्यात करे। वो हम नहीं कर रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो सिक्योरिटी है वो रहे, जब तक कि इस बार की जो क्रॉप है उसकी हमारे पास एस्टिमेशन नहीं आ जाए, हम उसको नहीं करना चाहते। वरना हमारे तो गोदाम भरे पड़े हैं। तो हम तो जो है आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अनाज के प्रोड्यूसर हैं। तो भारत में महंगाई है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में महंगाई है। लेकिन अगर आप देखें, वो पिछले 1 साल की अगर फिगर्स देखें, तो भारत में जो महंगाई है वो सबसे कम है अन्य देशों के कंपैरिजन में। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुगनी हो गई, हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ उसके कंपैरिजन में। तो अगर आप कंपैरिजन देखें, लेकिन सर पिछले कुछ सालों में दरें बढ़ी हैं, महंगाई की काफी दरें भारत में भी बढ़ी। अगर आप देखिए, महंगाई की दरें दुनिया में बढ़ी क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी चीजें हुई, कोविड हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। लेकिन आप अपने पड़ोस से देखिए, आप नेपाल से कंपेयर कर लीजिए, आप बांग्लादेश से कंपेयर कर लीजिए, आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लीजिए, आप श्रीलंका से कंपेयर कर लीजिए, तो भारत की जो महंगाई की दरें हैं वो काफी कम है। अगर आप विशेषकर पाकिस्तान और श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले 45 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 बार बढ़ाई गई और सब्सटेंटिव 20-20, 30-30 रुपए थे। श्रीलंका में आज रात से ब्रेड की कीमत 20 रुपए बढ़ रही है। और तो ये जो चीजें हैं तुरंत हो रही हैं और इनका जो असर है लोगों के ऊपर रोज पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में साहब, इस मसले का हल क्या है? आप मुझसे पूछ रही हैं फाबियन साहब? What is the question? I didn't understand. Please tell me in English. ये जो पूरा देश का माहौल चल रहा है श्रीलंका का, आप इसको किस तरह देखते हैं कि इसका हल किस तरह से निकल पाएगा कि श्रीलंका इस स्थिति से बाहर आ जाए? मेरे ख्याल से ये मेरा होप है कि श्रीलंका में एक सर्वकक्षी सरकार होगा और एक्सटर्नल हेल्प मिलेगा और श्रीलंका का इकोनॉमी रेस्टोर करेगा और उसके बाद इलेक्शन होगा, ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फाबियन साहब। लेकिन टाइम लगेगा। जी, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबाना हरगिज ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए।